सो वेलकम बैक गाइस। तो हम हमारे प्रोजेक्ट कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था गिटहब एक्शन वर्कफ्लो। ठीक है, हमने सीखा था कि जो वर्कफ्लो होता है वो कैसे काम करता है, उसको हम कहाँ क्रिएट करते हैं और उसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं। तो हमने पूरा अच्छे से कवर किया था। अब हम चलते हैं आगे की और थोड़ा। ठीक है, अब हमने ये तो सीख लिया कि जो गिटहब एक्शन वर्कफ्लो है हम उसको लिखते कैसे हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो हमारा प्रोजेक्ट था, हमने क्या किया था, प्रोजेक्ट की डेवलपर क्या करेगा, गिटहब रेपो में कोड लिखेगा। जैसे ही वो गिटहब रेपो में क्या करेगा, कोड को पुश करेगा, तो उसका जो कोड है वो कहाँ जाएगा, वो AWS के EC2 पे जाके डिप्लॉय हो जाना चाहिए ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि डेवलपर क्या चाहता है कि कोड उसका कब पुश हो। हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि पुश पे उसका कोड जाए या फिर पुल रिक्वेस्ट पे जाए। ठीक है, और दो ऑप्शन और देखे थे हमने कि हम उसको शेड्यूल करना चाहते हैं कि कब रन हो ये, और एक डिस्पैच करके ऑप्शन था, वो भी हमने देखा था, वर्कफ्लो डिस्पैच करके, कि मैं उसको चाहता हूँ कि मैनुअली मैं क्या करूँ, उसको रन करूँ, किसको, अपने गिटहब एक्शन वर्कफ्लो को। तो ऐसे मल्टीपल ऑप्शन हमने लास्ट क्लास में देखे थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये है कि बात, चलो गिटहब एक्शन कोड तो डिप्लॉय कर देगा, बट इसको परमिशन कैसे मिलेगी। ठीक है, ये जो गिटहब एक्शन है ये कैसे AWS के पास जाएगा, कैसे कम्युनिकेशन करेगा, AWS कैसे इस पर ट्रस्ट करेगा कि भाई जो रिक्वेस्ट आ रही है वो प्रॉपर है। ठीक है, वो सब आज हम देखेंगे। ठीक है, तो उससे पहले अगर आपने AWS की सीरीज देखी होगी तो उसमें मैंने एक सैमल करके टॉपिक कवर किया है, वो एक बार देख लेना जरूर से। वो बेसिक है इसका। ठीक है, उससे आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं कि ऑथेंटिकेशन कैसे होगा गिटहब का AWS के साथ। ठीक है, तो एक कंसेप्ट है विच इज कॉल्ड वेब आइडेंटिटी फेडरेशन। ठीक है, हमने AWS की सीरीज में पढ़ा था सैमल फेडरेशन। ठीक है, कि सैमल क्या होता है। आज हम देखेंगे वेब आइडेंटिटी फेडरेशन। इसके थ्रू ही गिटहब एक्शन क्या करता है, AWS से क्या करता है, कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक्सटर्नल जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, वो AWS के रिसोर्सेज को एक्सेस करती है प्रोग्रामेटिकली। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सटर्नल आइडेंटिटी कौन सी होगी, मान लो इस गिटहब एक्शन में कोई यूजर है। ठीक है, या फिर गिटहब एक्शन में जो जिस यूजर ने लॉगिन किया है वो एक हो गया एक्सटर्नल आइडेंटिटी। अब वो इस पे डेवलपर मान लो काम कर रही है, डेव है, ये क्या एक्सटर्नल आइडेंटिटी है। ठीक है, क्योंकि इसका जो यूजर नेम है वो गिटहब मेंटेन करता है। ठीक है, वो यूजर इस AWS के ऊपर प्रेजेंट नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया AWS के बाहर का यूजर, मतलब हो गया एक्सटर्नल आइडेंटिटी। अब जो ये एक्सटर्नल आइडेंटिटी है, ठीक है, ये क्या चाहता है, ये चाहता है कि मैं AWS को एक्सेस करूं, क्योंकि जो डेवलपर है उसका ही एक्शन वर्क फ्लो है, उसके अकाउंट में बना हुआ है, तो वो उसको रन करेगा तो उसका जो वर्क फ्लो है वो AWS को एक्सेस करना चाहता है। तो जब एक्सटर्नल आइडेंटिटी AWS को एक्सेस करना चाहता है प्रोग्रामेटिकली, उस केस में क्या काम आता है, उस केस में काम आता है वेब आइडेंटिटी फेडरेशन। उसको हम बोलते हैं वेब आइडेंटिटी फेडरेशन। ये क्या बोलता है इसमें, इसमें ऐसे बोलता है कि AWS क्या करेगा, क्रेडेंशियल नहीं देगा किसी को भी। AWS क्या देगा, क्रेडेंशियल किसी को नहीं देगा। क्रेडेंशियल क्या हो गया, क्रेडेंशियल हो गया AWS का एक्सेस की और सीक्रेट की। मतलब पहले के टाइम में जब हमारे पास ये वेब आइडेंटिटी नहीं था, तो क्या करना पड़ता था, हमको क्या करना पड़ता था, एक्सेस कीज क्रिएट करनी पड़ती थी। ठीक है, एक्सेस की और सीक्रेट की। अब आपको पता होगा कि जो एक्सेस की और सीक्रेट की होता है वो किसका बनता है, एक IAM यूजर का बनता है। तो उसके लिए पहले हमको एक IAM यूजर क्रिएट करना पड़ेगा। उस IAM यूजर का एक्सेस की और सीक्रेट की हम लेंगे, उसको हम कहाँ डालेंगे, उसको हम डालेंगे गिटहब एक्शन के एनवायरमेंट वेरिएबल में या फिर सीक्रेट में। अब कल को मान लो गिटहब एक्शन जो रैपो है वो कॉम्प्रोमाइज हो गया, कुछ कोड कॉम्प्रोमाइज हो गया और वो गलती से लीक हो गया एक्सेस की और सीक्रेट की, तो उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, किसको, इस अकाउंट को। क्योंकि हमने क्या कर रखा है, उस IAM यूजर को परमिशन दी है, कुछ क्या परमिशन दी, मान लो S3 की परमिशन दी। क्योंकि अभी हम क्या करेंगे, हमारा जो प्रोजेक्ट था वो ये था कि हम क्या करेंगे, गिटहब एक्शन से हमारे कोड को S3 में पुश करेंगे और S3 से कहाँ जाएगा, EC2 के पास जाएगा। ठीक है, तो मान लो कल को एक्सेस की और सीक्रेट की लीक हो गई या कॉम्प्रोमाइज हो गए, तो आपके आपका जो S3 का जो बकेट था वो तो पब्लिकली एक्सेस हो जाएगा, या किसी हैकर को उसको एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, ये था पहला इसका ड्रॉबैक। दूसरा ड्रॉबैक ये था कि आपको ना IAM यूजर को मेंटेन करना पड़ता था। मतलब आप क्या करना पड़ता था, आपको हर 3 महीने में या फिर 2 महीने में क्या करना पड़ता था, एक्सेस की और सीक्रेट की को रोटेट करना पड़ता था। अगर आप इंडस्ट्री में काम करते हो तो वहां पे एक होता है कि हर एक एक स्टैंडर्ड रूल फॉलो होता है कि कम से कम 90 डेज के अंदर
ठीक है, आप क्या करो, एक्सेस की और सीक्रेट की को रोटेट करो। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एक्सेस की और सीक्रेट की इतने पुराने हो जाते हैं, हजारों दिन के पड़े हैं पुराने पुराने, अब वो कहाँ यूज हो रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करना, उसको चेंज करना। इसलिए कंपनी एक स्टैंडर्ड फॉलो करती है कि 90 डेज 60 डेज, कंपनी की पॉलिसी अकॉर्डिंग, कि हम लोग 90 डेज तक एक्सेस की और सीक्रेट की रखेंगे, या फिर 60 डेज तक रखेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता था, आपको हेडेक बढ़ गया क्या, आईएम यूजर को मैनेज करो, उसका एक्सेस की और सीक्रेट की को रोटेट करो, फिर उसको यहाँ पे जाके गिटहब एक्शन में जाके अपडेट करो। ठीक है, जब हमारे पास ये नहीं था तो हम ऐसा ये स्टेप फॉलो करते हैं। अभी कुछ लोग ये भी फॉलो करते हैं, देखने को मिलेगा आपको, अगर कहीं देखोगे तो ये चीज अभी भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो अब इसके थ्रू क्या हो गया, इसके थ्रू ये हो गया कि मैं एडब्ल्यूएस को बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ एडब्ल्यूएस को, कि आप एक्सटर्नल आइडेंटिटी को ट्रस्ट कर सकते हो वेरीफाई करने के लिए कि वो कौन है, और उनको आप टेम्पररी एक्सेस दे सकते हो, टेम्पररी क्रेडेंशियल आप दे सकते हो उस एक्सटर्नल आइडेंटिटी को। इसका मतलब एडब्ल्यूएस दूसरे सिस्टम को ट्रस्ट करेगा वेरीफाई करने के लिए कि वो कौन है, वो जेन्युइन है या नहीं है। ठीक है, और और उसके अलावा क्या करेगा, उसके अलावा वेरीफाई करने के बाद क्या करेगा, उनको टेम्पररी क्रेडेंशियल देगा ताकि वो एडब्ल्यूएस के रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाए। ठीक है, तो ये होता है वेब आइडेंटिटी फेडरेशन। इसका जो बेनिफिट है वो ये हो गया कि हमको यहाँ पे क्रेडेंशियल की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा बेनिफिट ये हो गया कि जो आपको टोकन मिलते हैं वो टेम्पररी मिलते हैं, शॉर्ट लिव टोकन मिलते हैं, मतलब उसका एक्सपायरी डेट होता है कि भाई वो इतने दिनों बाद या फिर इतने घंटों बाद वो क्या होगा, वो टोकन एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जो ऑथेंटिकेशन जो हैंडल हो रहा है ना, वो किसके थ्रू हो रहा है, वो हो रहा है आइडेंटिटी प्रोवाइडर के थ्रू, आईडीपी के थ्रू आपका ऑथेंटिकेशन हैंडल हो रहा है, ना कि एडब्ल्यूएस के थ्रू। क्योंकि एडब्ल्यूएस क्या कर रहा है, इसको ट्रस्ट कर रहा है, किसको कर रहा है, गिटहब को ट्रस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया वेब आइडेंटिटी फेडरेशन। अब थोड़ा और क्लियर करते हैं इसको, एक मिनट। ठीक है, तो मैं आपको इसका एक फ्लो बता देता हूँ, फिर अपन इसको और डीप में समझेंगे ताकि कोई डाउट ही नहीं रहे। ठीक है, मान लो ये मेरा क्या है, आइडेंटिटी प्रोवाइडर। अब आपका जो आइडेंटिटी प्रोवाइडर है ना, वो कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ गिटहब हो। ठीक है, गिटहब के अलावा गूगल हो सकता है। ठीक है, आपका फेसबुक हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट हो सकता है, जो भी है आपका वो हो सकता है। अब क्या होगा, ये जो आइडेंटिटी प्रोवाइडर है, ये क्या करता है, ये करता है ऑथेंटिकेट करता है यूजर को। क्या करता है, ऑथेंटिकेट। ठीक है, यूजर हो गया या फिर एप्लीकेशन हो गया, उसको ऑथेंटिकेट करेगा कि हाँ भाई ये यूजर जेन्युइन है। जैसे अपना गिटहब अकाउंट होगा तो वो यूजर जेन्युइन है, क्योंकि कंपनी में वो बंदा बैठा था, अभी तो उसको कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन का रैपो का एक्सेस है, मतलब रैपो का एक्सेस क्यों मिलेगा उसको। फिर क्या होगा, जो आपका आइडेंटिटी प्रोवाइडर है, ठीक है, वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा एडब्ल्यूएस के पास। समझ रहा, मैं अभी फ्लो बता रहा हूँ, अभी पूरा बैकएंड का स्टेप समझेंगे। ठीक है, तो जब आइडेंटिटी प्रोवाइडर क्या करता है बीच में, वो करता है इशू करता है एक टोकन। ठीक है, उस टोकन को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी टोकन, आइडेंटिटी टोकन, JWT। ठीक है, जेसन वेब टोकन। तो आप शॉर्ट फॉर्म समझ लो, एक टोकन प्रोवाइड करता है कौन, आइडेंटिटी प्रोवाइडर। ये टोकन जाता है एडब्ल्यूएस के पास। अब एडब्ल्यूएस के पास जाएगा, तो अगर आपको पता हो तो एडब्ल्यूएस के पास एक सर्विस है जो टोकन को मैनेज करती है, उस सर्विस का नाम क्या है, STS, सिक्योरिटी टोकन सर्विस। ये मैं कवर कर चुका एडब्ल्यूएस के एडवांस लेक्चर्स में। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो आप देख सकते हो वहां पर जाके। अब जो सिक्योरिटी टोकन सर्विस है क्या करेगा, जो टोकन आईडीपी, जो टोकन मुझे आईडीपी ने दिया, आइडेंटिटी प्रोवाइडर ने दिया, मतलब गिटहब ने दिया, उसको वेरीफाई करेगा। ठीक है, वेरीफाई करेगा टोकन को। अब इस टोकन को वो कैसे वेरीफाई करेगा, भाई ये टोकन तो मुझे गिटहब ने दिया है, गिटहब ने इस टोकन को इसके पास, अब एडब्ल्यूएस के पास क्या प्रूफ है कि भाई मुझे इसी गिटहब को जाके वेरीफाई करना है, या फिर मुझे पता कैसे चलेगा कि हाँ भाई जो ये रैपो की रिक्वेस्ट आ रही है, यूजर की रिक्वेस्ट आ रही है, उसी को मेरे को चेक करना है। मेरे पास तो ऐसा कुछ वो ही नहीं है क्रॉस चेक करने के लिए कि हाँ भाई मुझे मुझे बताया गया हो पहले से, एडब्ल्यूएस को पहले से बताया गया हो कि जब रिक्वेस्ट यहाँ से आई तो ही उसको वेरीफाई करना। करेक्ट, वो क्वेश्चन आपके माइंड में होगा कि सर ये टोकन इसने भेजा है, यहाँ पे माना कि भेजा। अब एडब्ल्यूएस कैसे श्योरिटी करेगा कि जो भेज रहा है, सेंडर है वो एक, उसको मैं कैसे ट्रस्ट करूँ, वही वही मुझे रिक्वेस्ट भेजेगा तो मैं अलाउ करूँ।
ठीक है, तो वो वेरीफाई करता है टोकन विया OIDC, विया OIDC, ओपन आईडी कनेक्ट। तो यही एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा बताऊंगा, अब डिटेल में फ्लो बता रहा हूँ, अब फ्लो समझो बस। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जो AWS है वो क्या करेगा, वो दे देगा टेम्पररी क्रेडेंशियल, गिव टेम्पररी क्रेडेंशियल। उसके बाद क्या होगा, क्रेडेंशियल दे दिया तो AWS के रिसोर्सेस हम इजीली यूज कर पाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि सर व्हाट इज OIDC। जनरल क्वेश्चन है, व्हाट इज OIDC। अब इसको समझते हैं कि OIDC क्या है। ठीक है, ताकि आपका कोई डाउट रहना नहीं चाहिए कि भाई ये सब हम जो पढ़ रहे हैं, फ्लो पढ़ रहे हैं, ये बैकएंड में कैसे काम कर रहा है। जनरली मैं आपको सिंपल जाके भी बता सकता था कि हाँ भाई मैं गया AWS अकाउंट में। ठीक है, जैसे ये दिखाता हूँ मैं एक सेकंड आपको, जैसे मैं यहाँ पे गया, मैं बोल दूंगा चलो मैं एक रोल क्रिएट करता हूँ। मैं रोल सेक्शन पे गया। ठीक है, यहाँ पे आया हम। अब मुझे एक रोल क्रिएट करना है, किसके लिए, गिटहब के लिए। अब यहाँ पे गया, यहाँ पे जाके मैं बोला क्रिएट रोल, और यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं ये सेलेक्ट करके मैं आपको बता दूंगा वेब आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी प्रोवाइडर मैंने यहाँ पे जाके सेलेक्ट कर लिया और मैंने आपको क्रिएट करके दिखा दिया। तो बैकएंड पे ढंग से क्लियर नहीं होगी कैसे काम कर रहा है। ठीक है, इसलिए अब हम इसको फ्लो में समझ रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है किसकी, OIDC की। व्हाट इज OIDC। ठीक है, ये होता है ओपन आईडी कनेक्ट। तो एक ये क्या है, प्रोटोकॉल है बस। क्या है, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मतलब सेट ऑफ रूल्स है कुछ। ठीक है, जो कि क्या करता है, सिक्योरली शेयर करता है आइडेंटिटी बिटवीन सिस्टम्स। पहला सिस्टम क्या हो गया, गिटहब, और दूसरा सिस्टम क्या हो गया, AWS। ठीक है, इन दोनों के बीच में सिक्योरली क्या करता है, शेयर करता है आइडेंटिटी, कि हाँ भाई ये प्रॉपर आइडेंटिटी है, जो कि सिक्योर्ड वे के थ्रू होता है। जो प्रोटोकॉल होता है वो होता है OIDC। जैसे अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं, TCP प्रोटोकॉल हो गया, UDP प्रोटोकॉल हो गया, वैसे एक OIDC प्रोटोकॉल हो गया। तो ये एक मॉडर्न सिक्योर ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है। क्या है ये, मॉडर्न सिक्योर ऑथेंटिकेशन, ठीक है, प्रोटोकॉल। ठीक है, अब ये किसके ऊपर बना है, ये बना है ऑन द टॉप ऑफ ऑथ 2.0। अगर आपको पता हो इसके बारे में, ऑथ 2.0 के बारे में, तो इसके ऊपर क्या बना है, इसके ऊपर ही बना है OIDC। ठीक है, जो ऑथ 2.0 ये क्या बोलता है, ये बोलता है, ये देता है सिर्फ परमिशन टू एक्सेस डेटा, परमिशन टू एक्सेस डेटा, ऑथ 2.0। और जो OIDC है, ये क्या करता है, ये बोलता है गेट प्रूफ, मुझे प्रूफ लाके दो कि आप जो हो वो कौन हो। ठीक है, गेट प्रूफ हु द यूजर इज, कौन है यूजर। और अभी जो हमारा केस है वो क्या है, OIDC का है। हमको ये प्रूफ करना है ना कि यूजर कौन है। ठीक है, और जो ऑथ 2.0 वो तो परमिशन के लिए। तो OIDC आ गया, तो OIDC के अंदर ऑथ 2.0 भी आ गया। ठीक है, तो क्या कोई पूछे क्वेश्चन की व्हाट इज OIDC, तो आप उसको बोल सकते हो, इट्स अ प्रोटोकॉल टू सिक्योरली शेयर आइडेंटिटी बिटवीन सिस्टम। ठीक है, इतना इनफ है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, आपको फ्लो समझ में आ गया कि हमने जो फ्लो पढ़ा था। और अब आपको आई थिंक OIDC की थोड़ा क्लियर हो गया होगा। चलो और अच्छे से समझते हैं इसको एग्जाम्पल के साथ। मान लो कोई यूजर है। ठीक है, एक यूजर है। ठीक है, उसने क्या करा, गिटहब में लॉगिन किया। तो ये अभी हमारा जो IDP है वो कौन है, गिटहब है। या फिर गूगल में लॉगिन किया, कुछ भी मान लो, जो भी आपको एग्जाम्पल लेना है आप ले सकते हो। ठीक है, उसने क्या करा, गिटहब में लॉगिन किया। गूगल हो गया या फिर फेसबुक हो गया, जो भी हो गया वो सब। अब क्या होगा, जो IDP है मतलब जो गिटहब है, ठीक है, क्या करेगा, एक टोकन देगा। ठीक है, देगा, एक टोकन देगा। द IDP क्या देगा, एक ID टोकन देगा। ठीक है, और उसका जो फॉर्मेट होगा वो कैसा होगा, वो जेसन वेव टोकन फॉर्मेट होगा। एक टोकन फॉर्मेट होता है। ठीक है, वो उसको देगा, कौन देगा उसको, जो भी IDP है। जब कोई लॉगिन करेगा, किसने गिटहब में लॉगिन किया, जैसे गिटहब में लॉगिन किया तो क्या होगा, जो
गिटहब का ओआईडीसी प्रोवाइडर वो क्या करेगा, उसको एक टोकन देगा किसको, यूजर को। अब उसके बाद क्या होगा, जब यूजर को टोकन मिल गया तो उस टोकन में क्या क्या होगा वो इंपॉर्टेंट बात है कि आपको टोकन तो मिल गया, अब इस टोकन में क्या क्या होगा, करेक्ट, क्योंकि वो टोकन तो वेरीफाई करेगा आगे जाके AWS को कि हाँ भाई ये प्रॉपर जेन्युइन यूजर है या नहीं है। तो उस टोकन में कुछ तीन इंपॉर्टेंट चीज होती है। पहला तो ये होता है कि आप कौन हो, ठीक है, हु दे आर या हु आर यू, ठीक, इसमें लिखा रहता है सब्जेक्ट। क्या लिखा रहता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब हो गया यूजर आईडी, यूजर आईडी है या वो मशीन है या जो भी है उसका नाम हो गया। दूसरा हो गया उसको किसने इशू किया है, हु इशू इट, क्योंकि जो आपका टोकन है उसको किसी ने तो इशू किया होगा ना, हु इशू इट मतलब कौन हो गया, इशूअर कौन हो गया, तो यहाँ पे आएगा इशूअर। ठीक है, जैसे अपने केस में तो क्या है, अपने केस में तो जो इशूअर है वो कौन है वो गिटहब है। तो गिटहब जो इशूअर है तो उसका एक एंड पॉइंट है जहां से वो क्या करता है, टोकन को इशू करता है। तो उस एंड पॉइंट का अगर मैं आपको दिखाऊं, ओआईडीसी उसको हम बोलते हैं, ओआईडीसी प्रोवाइडर, गिटहब ओआईडीसी प्रोवाइडर। तो जो उसका एंड पॉइंट है वो है ऐसा, https:/token डॉट एक्शंस एक्शन ओके डॉट गिटहब यूजर कंटेंट डॉट कॉम। अभी हम डेमो देखेंगे तब मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, बट एक ये यूआरएल है। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे आके दिखाऊं, ठीक है, ओपन आईडी कनेक्ट, जैसे अभी मैंने आपको डायग्राम बताया था, गिटहब एक्शन वर्कफ्लो था, उसको क्या उसने क्या करा, इसको एक क्या मिला, गिटहब ओआईडीसी प्रोवाइडर। जो गिटहब ओआईडीसी प्रोवाइडर है उसने उसको टोकन दिया। टोकन गया किसके पास, एडब्ल्यूएस के पास, एडब्ल्यूएस ने उसको ट्रस्ट किया। अब ट्रस्ट किसके बेस पे किया, ओआईडीसी ट्रस्ट के बेस में। ठीक है, और जो हम रोल क्रिएट करेंगे उसमें ओआईडीसी ही का कंसेप्ट है, प्रोटोकॉल है। ठीक है, उसके बाद क्या किया, उसके बाद क्लाउड प्रोवाइडर ने क्या दिया, एक्सेस टोकन दिया किसको, गिटहब को। ठीक है, अब जो बात आती है वो आती है कि सर जो हमारा ओआईडीसी प्रोवाइडर है, ठीक है, जिसका गिटहब ओआईडीसी प्रोवाइडर वो कौन है, तो जो प्रोवाइडर का यूआरएल है वो ये होता है गिटहब के लिए, ये वाला HTTPS। तो यहाँ से उसको क्या मिलता है, टोकन मिलता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि सर अभी तो मैंने गिटहब से लॉगिन किया है, कल को मैं गूगल से लॉगिन करूँ तो गूगल का भी एक प्रोवाइडर होता है विच इज कॉल्ड account.google.com। ठीक है, और भी ऐसे मल्टीपल थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स हैं जिन सबका ओआईडीसी एंड पॉइंट होता है, सबका अलग अलग होता है। जैसे आपने जीसीपी का ले लिया, गिटहब का ले लिया, क्यूबरनेटिव्स का भी अलग से होता है। ठीक है, फेसबुक का हो गया, मल्टीपल हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपका कौन सा प्रोवाइडर है। ठीक है, तो ये दो चीज हो गई, हु आर दे, हु दे आर कौन हो, सब्जेक्ट क्या है, कहाँ से आ रहे हैं, मतलब उसके अंदर क्या यूजर आईडी, क्या गिटहब का होगा तो गिटहब का यूजर आईडी होगा। ठीक है, दूसरा उसको इशू कौन कर रहा है, इशू हमारे केस में कौन कर रहा है, गिटहब कर रहा है। तो गिटहब का जो ओआईडीसी प्रोवाइडर एंड पॉइंट है वो ये है। ओके, तीसरा आता है, ये जो मैंने टोकन प्रोवाइड किया है, ठीक है, इसका ऑडियंस कौन है, मतलब ये किसके लिए प्रोवाइड किया आपने, हु इट्स फॉर, हु इट्स फॉर मतलब इसका ऑडियंस कौन है, ये जो टोकन मिला है इसको कौन यूज करेगा, तो वो हमको बताना पड़ता है कि इसका ऑडियंस कौन है। अब एडब्ल्यूएस के केस में कौन होगी ऑडियंस, एडब्ल्यूएस की सर्विस विच इज कॉल्ड एसटीएस सर्विस, क्योंकि ये जो टोकन है ये तो एसटीएस के पास जाएगा। ठीक है, तो गिटहब के केस में, एडब्ल्यूएस केस में क्या हो गया, एसटीएस टोकन। अगर आप जीसीपी पे काम करते हो, जीसीपी के लिए एक अलग उसका जीसीपी का सर्विस होता है, वो उसके लिए क्या होगा, टोकन बन जाएगा। एज्योर के लिए अलग सर्विस होता है, वो उसके लिए वो क्या बन जाएगा, ऑडियंस बन जाएगा। मतलब आईडीपी ने एक टोकन जनरेट किया, उस टोकन के अंदर तीन चीज होती है। फर्स्ट तो होता है कि यूजर आईडी क्या है, आइडेंटिफाई करने के लिए आप कौन हो। दूसरा होता है कि आपको किसने इशू किया है। ठीक है, और तीसरा होता है कि आपकी ऑडियंस कौन है, आप किसको, आप किसके पास जाओगे, आपकी मतलब किसके पास रिक्वेस्ट जाएगी आपकी। तो हमारे केस में किसके पास रिक्वेस्ट जाएगी, एडब्ल्यूएस एसटीएस के पास रिक्वेस्ट जाएगी हमारे केस में। ठीक है, चौथी चीज क्या होती है, चौथी चीज होती है कि ये जो टोकन है ये कब एक्सपायर होगा, एक्सपायर्स व्हेन इट एक्सपायर्स। ओके, और पांचवी होती है, जो आपका टोकन है ना वो डिजिटली साइंड बाय द प्रोवाइडर, जो भी आपका आईडीपी प्रोवाइडर है उसको डिजिटली साइन करता है वो। तो ये पूरा सिक्योरिटी के कारण होता है, जो टोकन है ऐसे ही जनरेट नहीं होता, बहुत बैकएंड में प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बता दी टोकन के अंदर क्या क्या रहता है। ठीक है, फिर क्या होगा, जैसे ही टोकन जनरेट हुआ
तो AWS क्या करेगा, उस सिग्नेचर को, जो डिजिटल सिग्नेचर होगा उसको वेरीफाई करेगा, ठीक है। और विदाउट आई एम यूजर, विदाउट एक्सेस की और सीक्रेट की क्या होगा, हम उस टोकन के साथ क्या कर सकते हैं, AWS के सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो जो गिटहब का जो OIDC प्रोवाइडर है वो क्या हो गया, वो हो गया token.action.github-user-content.com, ठीक है, ये URL है। यहाँ पे इसका गिटहब का जो OIDC प्रोवाइडर है वो ये है, ठीक है। दूसरा मैंने अभी बताया था ऑडियंस कौन है, ऑडियंस होगा अपने लिए AWS का STS सर्विस, ठीक है। अभी रुको और क्लियर करता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब जो मेरा गिटहब एज OIDC प्रोवाइडर है उसका मैंने ये बता दिया कि वो क्या होगा, वो ये क्या करेगा, शॉर्ट लिव OIDC टोकन जनरेट करेगा हमारे गिटहब एक्शन वर्कफ्लो के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, गिटहब ने क्या करा, एक इशू किया शॉर्ट लिव OIDC टोकन, किसके लिए, हमारे गिटहब एक्शन वर्कफ्लो के लिए, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या लिखा रहेगा, उसके अंदर तीन चीज लिखी रहेगी। पहला लिखा रहेगा इशूअर कौन है, किसने इशू किया है, अभी हमने जो पढ़ा। तो हमारे केस में कौन है, हमारे केस में हमारा गिटहब है, ठीक है, विच इज दिस वन। तो ये URL रहेगा उसके अंदर। दूसरा ये रहेगा कि आपकी ऑडियंस कौन है। तो ऑडियंस कौन है, हमारी ऑडियंस हमारे केस में हो गई sts.amazon.aws.com, यहाँ पे वो लिखा रहेगा, यहाँ पे एंड पॉइंट रहेगा। तीसरा केस क्या होगा, तीसरा केस होगा सब्जेक्ट, कि ये आप किसके लिए बना रहे हो। तो हमारे केस में हम जो कर रहे हैं वर्कफ्लो, वो हम किसके लिए कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं रैपो के लिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, रेपोजिटरी, आपका रैपो ही तो एक्सेस करना चाहता है उसको, उस रैपो के अंदर ही तो आपका गिटहब एक्शन वर्कफ्लो है, ठीक है। तो सब्जेक्ट हो गया कि कौन किसके लिए ये, ठीक है, कि कौन इसको यूज करेगा, तो हमारा रैपो यूज करेगा। अब इस सब्जेक्ट के अंदर आपको क्या पास करना पड़ता है कि आपका जो रैपो है उसका अकाउंट, मेन अकाउंट जो भी होगा आपका ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट, साथ में आप यहाँ पे रैपो का नाम भी पास कर सकते हो कि कौन सा रैपो यूज करेगा। प्लस आप यहाँ पे ब्रांच भी पास कर सकते हो कि सिर्फ इस ब्रांच को ही एक्सेस होना चाहिए, ठीक है। और ये सब हम कहाँ लिखेंगे, ये सब हम लिखेंगे AWS के अंदर, जब हम क्या करेंगे, रोल क्रिएट करेंगे विच इज यूजिंग वेब आइडेंटिटी फेडरेशन, समझ रहे हो। जब हम वेब आइडेंटिटी फेडरेशन क्रिएट करेंगे अभी AWS के अंदर लॉग इन करके, तब हम वहां पे जाके क्या करेंगे, इसको, इन सबको हम देखेंगे। ये तो हो गया गिटहब एज OIDC प्रोवाइडर, ये तो काम हो गिटहब का। अब देखते हैं कि AWS क्या है, AWS एज अ रिसोर्स प्रोवाइडर वो क्या करेगा, ठीक है। गिटहब तो आपका OIDC प्रोवाइडर हो गया, और OIDC मतलब एक टोकन प्रोवाइडर हो गया, और जो आपका AWS है वो कौन हो गया, वो हो गया आपका रिसोर्स प्रोवाइडर। अब उसको थोड़ा देखते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, जो आपका OIDC प्रोवाइडर है, ठीक है, हम क्या करेंगे, जब AWS में लॉग इन करेंगे, किसके अंदर, इन AWS, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है IAM के अंदर, ठीक है, विच इज कॉल्ड आइडेंटिटी प्रोवाइडर, कि आपका आइडेंटिटी प्रोवाइडर कौन है, किसको मैं ट्रस्ट करूं, किसको मैं ट्रस्ट करूं। अब यहाँ पे आते हैं AWS के अंदर, ठीक है। अब देखना, अब जैसे मैं रोल पे गया, अगर मैंने यहाँ पे वेब आइडेंटिटी सेलेक्ट किया, अब आपको समझ में आ गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेब आइडेंटिटी। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये पूछता है कि आपका आइडेंटिटी प्रोवाइडर क्यों है, क्योंकि हमारा जो सर्विस रिसोर्स प्रोवाइडर कौन है, वो AWS से ये पूछ रहा है, क्या आप अमेजोन के साथ लॉग इन करना चाहते हो, अमेजोन को जो कॉग्निटिव सर्विस है उसको मैं ट्रस्ट करूँ, या फिर मैं फेसबुक को ट्रस्ट करूँ, या फिर मैं गूगल को ट्रस्ट करूँ। बट यहाँ पे कोई हमारा ना तो गिटहब का नाम है, ना कोई लिस्ट मेंशन है। तो जो मेरा वेब आइडेंटिटी प्रोवाइडर है, जो मेरा आइडेंटिटी प्रोवाइडर वो कौन है, वो तो गिटहब है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे क्रिएट करना पड़ेगा न्यू, ठीक है। या तो आप क्रिएट करके न्यू आओगे तो आप इस पेज पे लैंड करोगे। दूसरा, अगर आप IAM सेक्शन में जाओगे, वहां पे आपको दिखेगा आइडेंटिटी प्रोवाइडर। तो यहाँ पे आके आप क्या करोगे, जैसे यहाँ पे आगे आप करोगे ना ऐड प्रोवाइडर, तो सेम पेज जो आपको यहाँ पे मिला था वो पेज आपको सेम यहीं पे मिलेगा। अब मैं सैमल यूज नहीं कर रहा, सैमल मैं बता चुका लास्ट क्लास में, ठीक है, AWS के एडवांस बैच में, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं कर रहा हूँ ओपन ID कनेक्ट, ठीक है। यहाँ पे लिखा हो भी देखो,
एस्टेब्लिश ट्रस्ट बिटवीन योर AWS अकाउंट एंड आइडेंटिटी प्रोवाइडर सर्विस। दो सिस्टम के बीच में ये ट्रस्ट को एस्टेब्लिश करता है सिक्योरली। अब ये बोल रहा है कि आपका प्रोवाइडर यूआरएल कौन सा है, ओपन आईडी कनेक्ट यूआरएल कौन सा है फॉर ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट। तो हमारे केस में कौन है, हमारे केस में तो गिटहब है, तो गिटहब का मुझे ये यहाँ पे डालना पड़ेगा। ओके, एक मिनट, तो ये बोलता है आप डायरेक्ट यहाँ पे डालो। ठीक है, तो मैं यहाँ से HTTPS निकाल देता हूँ क्योंकि सिक्योर होना चाहिए, राइट। ये रहा। अब बोल रहे हैं ऑडियंस कौन है, तो हमारे केस में कौन है ऑडियंस, हमारे केस में तो AWS का STS सर्विस है, क्योंकि जो टोकन क्रिएट होगा गिटहब OIDC के थ्रू, वो कौन करेगा, उसको कौन वेरीफाई करेगा, उसको वेरीफाई करेगा हमारा STS सर्विस। तो यहाँ पे हम लिख देंगे sts.amazonaws.com। अब जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ऐड प्रोवाइडर पे, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा एक प्रोवाइडर क्या होगा, क्रिएट हो गया। अब जैसे अगर आप रोल पे जाओगे ना, देखना आप, ठीक है, अब मैं क्रिएट रोल करूंगा और वेब आइडेंटिटी सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे लिस्ट करूंगा, तो मुझे यहाँ पे दिख गया मेरा प्रोवाइडर विच इज गिटहब। अब देखो, ये बोल रहा है जैसे आप यहाँ पे आओगे तो ये पूछेगा आपकी ऑडियंस कौन है, तो ऑडियंस हमारी कौन होगी, sts.amazonaws.com। अब ये पूछ रहा है आपके गिटहब ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ, बराबर है, नाम तो पूछेगा ही, कि जो आपका गिटहब का ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आप कंपनी में काम कर रहे हो, तो वहां पे आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम देना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे अभी तो मेरा क्या नॉर्मल किसका अकाउंट है, क्या बोलते हैं इसका, मेरा नॉर्मल सिंगल अकाउंट, राइट। तो उसका जो ऑर्गेनाइजेशन हो गया वो हो गया ये। तो क्या करूंगा, मैं इसको कॉपी करूंगा, एक मिनट, ठीक है, मैं यहाँ से करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे गए और यहाँ पे मैंने पास कर दिया कि ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन का है। ठीक है, आपकी कंपनी में अगर मान लो आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो XYZ स्टार्टअप में, तो जोमेटो में काम करते हो, उसका जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा वो यहाँ पे डालना पड़ेगा। स्विगी में करिए तो स्विगी का नाम डालना पड़ेगा। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि कौन से रेपोजिटरी को आप एक्सेस देना चाहते हो। अगर आपने यहाँ पे वाइल्ड कार्ड दी थी ना स्टार, इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के सारे रेपोजिटरी को एक्सेस देना चाहते हो। अगर आपने यहाँ पे स्टार लिख दिया तो पहली चीज तो ये होगी। ठीक है, दूसरी चीज ये हो गई, अगर आपने गिटहब ब्रांच में भी स्टार दिया तो मतलब कि आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि आप आपके ऑर्गेनाइजेशन के सारे रेपोजिटरी को और सारे ब्रांच को आप एक्सेस देना चाहते हो। बट कंपनी क्या बोलती है, कंपनी बोलती है ये मत करो। ठीक है, आपने अगर किसी रेपोजिटरी के लिए बनाया है तो क्या करो, आप उस रेपोजिटरी का यहाँ पे नाम दो। ठीक है, तो हमारे केस में हमारे रेपोजिटरी का नाम क्या है, प्रोजेक्ट EC2 डिप्लॉय। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाके इसको नाम दे दूंगा। बट क्वेश्चन ये आता है कि सर यहाँ पे मैं ब्रांच का नाम दूं या फिर स्टार दूं। देखो ये डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल कल को मान लो कि आपको टेस्टिंग करनी है, अब टेस्टिंग करनी है तो उसके लिए भी आपको एक रोल क्रिएट करना पड़ेगा। तो अब टेस्टिंग के लिए तो अलग ब्रांच होगी, करेक्ट, और प्रोडक्शन की अलग ब्रांच होगी। तो यहाँ पे आप स्टार दे सकते हो, क्योंकि क्या होता है मल्टीपल ब्रांच में मल्टीपल लोग काम करते हैं, डेवलपर काम करते हैं, तो उनको भी एक्सेस चाहिए टेस्टिंग स्टेजिंग के लिए। तो यहाँ पे अगर स्टार्ट दोगे तो सारे ब्रांच को एक्सेस है, सेम एक्सेस है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपने यहाँ पे रैपो क्या स्पेसिफाई कर दिया कि मुझे सिर्फ इस रैपो को देना है और किसी रैपो को नहीं देना। फिर यहाँ पे जाके आप क्या करोगे, नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है सर आप रोल क्रिएट कर रहे हो, तो अब हमारा जो प्रोजेक्ट था, टास्क था, वो क्या था कि हमारा जो वर्क फ्लो था वो क्या करेगा, वो करेगा जो भी रेपोजिटरी का कोड है उसको डाल देगा किसके अंदर, S3 बकेट के अंदर। ठीक है, S3 बकेट के अंदर आ गया, फिर क्या होगा, एक SSM सर्विस होती है, सिस्टम मैनेजर सर्विस, वो क्या करेगा, वो S3 से कोड उठाएगा और कहाँ डाल देगा, EC2 के ऊपर, बराबर। तो मुझे दो परमिशन देनी पड़ेगी, एक S3 की देनी पड़ेगी और एक SSM की देनी पड़ेगी। ठीक है, तो S3 के लिए मैं अभी के लिए क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे S3 फुल एक्सेस दे रहा हूँ। बट कंपनी में काम करोगे तो कंपनी में कभी भी फुल एक्सेस मत देना, लिमिटेड एक्सेस देना। लिमिटेड एक्सेस में क्या क्या आएगा, अगर देखा जाए तो सिंपल एक्सेस आएगा, क्या आएगा कि मुझे क्या करना है। ठीक है, ये जो SSM कमांड है ये क्या करेगा, या फिर जो गिटहब एक्शन वर्कफ्लो क्या करेगा, इस कोड को उठा के क्या करेगा, S3 में डालेगा। तो मतलब सिर्फ मुझे पुट ऑब्जेक्ट की परमिशन चाहिए और लिस्ट बकेट की परमिशन चाहिए, ये दो परमिशन काफी है। आप पुट भी दे दो, लिस्ट भी दे दो, गेट भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अभी के लिए आपको क्या करना है, मैं तो अभी अपन तो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और जब कंपनी में काम करोगे तो कभी भी फुल एक्सेस किसी भी रिसोर्सेज को नहीं देना है, आप लिमिटेड परमिशन दो।
आपको एरर आएगा, एरर को आइडेंटिफाई करो, जो एरर में वो बोल रहा है कि इसका परमिशन नहीं है, तो वो परमिशन आप जाके अपने रोल में डालो या पॉलिसी में डालो। ठीक है, पहला तो हो गया S3 फुल एक्सेस। दूसरा मुझे चाहिए SSM रन कमांड का परमिशन, तो मैं यहाँ पे दूंगा SSM फुल एक्सेस दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, मैंने क्या नेक्स्ट, यहाँ पे मैंने दो परमिशन दे दी। ठीक है, आपके रोल का नाम, तो हमारा जो रोल बना है वो किसके लिए बना है, वो बना है गिटहब एक्शन के लिए। तो यहाँ पे मैंने नाम दिया गिटहब एक्शन रोल। ठीक है, क्रिएट रोल। अब क्या हुआ, अब जो ये रोल बना है इसको कौन यूज करेगा, इसको मेरा गिटहब यूज करेगा, गिटहब एक्शन वर्कफ्लो यूज करेगा। अब जो गिटहब एक्शन वर्कफ्लो है उसके अंदर हम जो हमारा वर्कफ्लो लिखेंगे वो पूरा काम करेगा। ठीक है, अभी हम टेस्ट करके देख लेते हैं एक बार, ताकि आपको आइडिया हो जाए। उससे पहले क्या करते हैं, एक S3 बकेट क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, या तो आप ये भी यूज कर सकते हो, या फिर नया बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट EC2, मैंने बोला सिंपल, मैंने दिया यहाँ पे EC2 प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ पे मैंने नाम दिया EC2 प्रोजेक्ट। ठीक है, बाकी आप ACL इनेबल्ड ये सब कर सकते हो, बट मैं नहीं कर रहा कुछ भी अभी, मुझे सिर्फ एक बकेट क्रिएट करना है और कुछ नहीं करना। एक मिनट। ओके, ये बोल रहा है कि इस बकेट का नाम ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो कुछ भी नाम दे दो एक बार के लिए। ओके, और यहाँ पे करते हैं क्रिएट बकेट। अब ये नाम अगर यूज नहीं हो रहा क्योंकि S3 इज अ ग्लोबल सर्विस। ठीक है, तो आपका जो S3 बकेट का नाम है वो यूनिक होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि एक ये बकेट है तो इसका नाम ऐसा है, तो ये क्या है, ये पूरा नाम एक यूनिक है। ठीक है, तो वैसे ही आपको क्या करना है, आपको आपके बकेट का नाम क्या करना है, यूनिक देना है। ठीक है, ओके। सो मैंने यहाँ पे ACL को डिसेबल किया, हमारे केस में आप ACL को इनेबल कर सकते हो, तो देखते हैं ACL कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा। बट एक बार अगर कुछ इश्यू होगा तो मैं क्या करूँगा, इसको वापस से एक बार क्रिएट करके चेक कर लूंगा कि हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वो अलग कंसेप्ट है, उसको भूल जाओ, सिंपल सा है, S3 में हमारा आना चाहिए फाइल लिस्ट। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, यस, वर्कफ्लो, गिटहब एक्शन वर्कफ्लो के ऊपर आते हैं। तो अभी तो हमने यहाँ तक लिखा था सिंपल सा कि हमारा जो कोड है वो S3 में जाना चाहिए। चलो अब देखते हैं इसको एडिट करके। मैंने इसको एडिट किया। ठीक है, तो यहाँ तक तो मैंने समझा दिया था आपको कि चेकआउट करेगा तो क्या होगा, आपका जो भी रेपो का कोड होगा वो आपके कहाँ आएगा, रनर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, जो बैकएंड में रनर रन होता है उसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है, राइट, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अपलोड टू S3। ठीक है, अपलोड टू S3, बट क्वेश्चन ये है कि सर आप चेकआउट तो कर लोगे, बट उस रनर को कैसे बताओगे कि उसको क्या यूज करना है, उसको AWS यूज करना है, क्या यूज करना है। उसके लिए क्या होगा, उसके लिए हम जो गिटहब एक्शन के जो प्री बिल्ड रनर के वो जो एक्शंस थे, राइट, प्री बिल्ड एक्शंस, जो कि स्क्रिप्ट लिख रखी थी, वो यूज करेंगे। जैसे चेकआउट के लिए हमने क्या यूज किया था, एक्शन चेकआउट, वैसे ही हम रोल को अज्यूम करने के लिए एक प्री बिल्ड एक्शन यूज करेंगे, विच इज दिस वन। कौन सा है वो है कॉन्फ़िगर AWS क्रेडेंशियल विच इज मैनेज्ड बाय AWS हाइफन एक्शंस, मतलब AWS के मैनेज करता है इसको, ये AWS ने क्रिएट किया है रेपो। आप सोर्स कोड भी देख सकते हो, रेपो का नाम भी देख सकते हो, जो देखना आप देख सकते हो उससे। ठीक है, लेटेस्ट वर्जन, कौन सा लेटेस्ट वर्जन है वो भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको यूज करूंगा। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम जाएंगे हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे कि मुझे क्या करना है, मुझे चाहिए AWS की क्रेडेंशियल। ठीक है, जो कि मैं हार्ड कोड नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, रोल यूज करूंगा। रोल यूज करूंगा तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, यूजेस, क्योंकि मुझे क्या करना है, AWS एक्शन का प्रीबिल्ड ये वाला वर्जन यूज करना है, विच इज कॉन्फ़िगर हाइफन AWS हाइफन क्रेडेंशियल। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, नीचे आऊँ, ठीक है, तो यहाँ पे आपको वो सिंटेक्स भी बताता है कैसे यूज करना है। देखो ये रहा, देख रहे हो ये रहा। तो आप क्या करो,
इसको कॉपी कर लो और यहाँ पे आके यूजेस के अंदर क्या करेंगे, उस एक्शन को मैं यूज करूंगा, इसको निकालूंगा, इसको डालूंगा। तो हो गया AWS एक्शन कॉन्फ़िगर हाइफन AWS हाइफन क्रेडेंशियल। तो ये लेटेस्ट वर्जन है 5.1.0। ठीक है, आपको जो वर्जन यूज करना है आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे और कौन से वर्जन है, ये 5.1.0 लेटेस्ट इसका वर्जन है अभी। वैसे यहाँ पे लिस्ट भी दिखती है, ये 5.1.5 यूज करो, वन जो भी यूज करना है आप यूज कर सकते हो, इट डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूज करना है। ठीक है, लेटेस्ट यूज करो, सिक्योर होता है और उसमें और भी फीचर्स ऐड होते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये तो मैंने यूज कर लिया, बट इसको मुझे बताना पड़ेगा ना, पास करना पड़ेगा इसको पैरामीटर। क्या पैरामीटर देना पड़ेगा कि आपको कौन सा रोल अज्यूम करना है। तो जब भी आप इसमें पैरामीटर पास करो किसी भी प्रीबिल्ड एक्शंस के अंदर, ठीक है, तो उसमें आप क्या यूज करोगे, विथ। और उस विथ में आप क्या बताओगे कि आपके रोल का जो अज्यूम करना है मुझे, वो रोल का मुझे क्या दो, ARN दो, अज्यूम टू रोल, सॉरी, रोल टू अज्यूम। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आके अगर देखें हम, तो इसने क्या बताया हमको, इसने बताया कि आपको कौन सा रोल अज्यूम करना है वो मुझे बताओ। ठीक है, ये रहा। तो ऐसा मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, रोल टू अज्यूम। ठीक है, बराबर है, ये कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, आपको आपके रोल पे आना है, उसका ARN कॉपी करना है और आपको यहाँ पे इसको ऐड कर देना है, सिंपल। अब उसके बाद पूछता है रीजन, आपको आपके AWS का क्या रीजन पास करना है। ठीक है, तो हमारा जो रीजन है, हम US-East-1 ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है कि आपका ऑडियंस कौन है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है, ये देखो, ये दिख रहा है, ये किसके लिए बनाया है इसने, CN, ये चाइना के लिए। मैंने बताया था लास्ट क्लास में, लास्ट क्लास के अंदर, कि चाइना का जो AWS अकाउंट है वो पूरा डिफरेंट होता है आपके ग्लोबल अकाउंट से। तो उसके लिए भी ये एक नया फीचर आया है। ये फीचर जो चाइना के लिए यूज हो रहा है ना, वो 5.1.0 में आया है, याद रखना। पहले चाइना के अंदर नहीं था, अब आ गया इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, ये रियल यूज केसेस है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स है ये सब। ठीक है, ये सब रियल में काम होता है। ठीक है, अगर आप 5 पॉइंट, ये मैंने यूज किया है, तो अगर मैं इसमें वो पास नहीं करता, राइट, क्या बोलते हैं उसको, ऑडियंस कौन है, राइट, तो आई थिंक वो बाय डिफॉल्ट ऑडियंस ले लेगा। बट अगर आप चाइना के लिए यूज कर रहे हो तो आपको यहाँ पास करना पड़ेगा audience.cn करके। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि जो नया वर्जन है, अगर मैं इसके अंदर ऑडियंस पास नहीं करता तो क्या एरर आता है क्या, आई डोंट नो। अगर 5 वर्जन मैंने यूज किया उसमें नहीं आता है 5.1.0। लेट्स सी, अगर आएगा तो हम डाल देंगे, कोई बड़ी बात नहीं, बट बाय डिफॉल्ट वो ले लेगा कि भाई ये चाइना का नहीं है, मतलब ग्लोबल AWS अकाउंट है, तो वो उसको ले लेगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तो हमारा GitHub चेकआउट हुआ, और यहाँ पे क्या हुआ, हमारा AWS का रूल हमने अज्यूम किया। बट इस GitHub एक्शन वर्कफ्लो को परमिशन कहाँ से मिली, यहाँ से। जैसे ही आपने ये मेंशन कर दिया ना, ID टोकन कॉलन राइट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो क्या हुआ, आपके गिटहब एक्शन वर्कफ्लो को परमिशन मिल गई। कहाँ से परमिशन मिल गई, कि गिटहब का जो OIDC प्रोवाइडर है वहां से टोकन जनरेट करो, और उस टोकन को AWS के पास भेजो। AWS उस टोकन के थ्रू आपको क्या देगा, टेम्पररी सिक्योरिटी क्रेडेंशियल देगा। तो इसलिए आपको ये टोकन की परमिशन यहाँ देनी पड़ेगी, ताकि आपका जो गिटहब OIDC प्रोवाइडर है वो आपके वर्क फ्लो के लिए एक टोकन जनरेट कर सके। क्योंकि ये जो वर्क फ्लो है ये कहीं और रन हो रहा है बैकएंड में। ठीक है, लगता है हमको यही रन हो रहा है, बट बैकएंड में कहीं और रन होता है। तो उसको भी तो परमिशन चाहिए ना, इसलिए हमको यहाँ पे परमिशन देनी पड़ रही है। रीड का मैंने आपको लास्ट क्लास में समझा दिया था, राइट का अभी हमने डिस्कस कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, अब मुझे क्या करना है, मान लो कि मुझे अब चेक करना है कि भाई क्या मैं AWS के रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आऊँ, ठीक है, मैं यहाँ फॉर एग्जांपल लिखता हूँ कि एक्सेस AWS S3, कुछ भी आप नाम दे सकते हो, AWS S3। अब मैं यहाँ पे कमांड देता हूँ। ठीक है, तो मैं रन पास करूंगा, रन। मैंने एक सिंपल कमांड दी, AWS S3 ls, जितनी भी बकेट है मेरे अकाउंट में वो लिस्ट कर दो। ठीक है, अब मैं करता हूँ कमिट चेंजेस, कमिट। जैसे ही मैंने कमिट चेंजेस किया, तो बैकएंड में क्या होगा, अपना जो वर्क फ्लो एक्शन है वो ट्रिगर हो गया होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया था, ऑन पुश। तो एक्शन पे जाऊं मैं अगर,
और यहाँ देखो तो देखो ये ट्रिगर हो गया, ये रन हो रहा है। इस पे क्लिक करते हैं, तो इस पे क्लिक करते तो ये बोल रहा है एक्सेस AWS S3, इसने एक्सेस किया AWS S3 को। ठीक है, अब इसने मुझे दिखा दिया आउटपुट। इसका मतलब देखो दो बकेट है यहाँ पे, एक ये बकेट था और ये एक बकेट था। इसका मतलब जो अभी हमने रोल क्रिएट किया है, इंपॉर्टेंट है गाइस बहुत, अभी हमने जो रोल क्रिएट किया है उस रोल से हम क्या कर रहे हैं, AWS को एक्सेस कर रहे हैं। कहाँ से? गिटहब एक्शन से, गिटहब एक्शन से। तो ये था कंसेप्ट इसका OIDC का एंड वेब आइडेंटिटी प्रोवाइडर का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पे आता हूँ। ओके, अब हमारा काम क्या था? हमारा काम था कि जो हमारा गिटहब एक्शन वर्कफ्लो है उससे क्या करना है, मुझे मेरे जो ये कोड है इसको मुझे कहाँ डालना है, ये उसको डालना है मुझे S3 के अंदर। तो सिंपल आप क्या करोगे, इसको एडिट करोगे। ठीक है, और यहाँ पे आके क्या करना है आपको, S3 में डालना, तो आप क्या करोगे, AWS S3 सिंक, या तो आप सिंक कमांड यूज करो या फिर आप कॉपी कमांड यूज करो। दोनों में डिफरेंस है। कॉपी कमांड क्या करता है, सब कुछ कॉपी करेगा डाल के। सिंक कमांड क्या करेगा, जो लेटेस्ट चेंजेस है फाइल में या फाइल के साइज में कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है या फाइल का जो मॉडिफाई टाइम है अगर वो अलग हुआ, तो वो क्या करेगा, फाइल को जो भी आपके रैपर के अंदर के जो फाइल्स है उनको S3 में डालेगा। बट अगर आप कॉपी यूज कर रहे हो तो क्या करेगा, वो ओवरराइट करेगा, मतलब सारी फाइल्स को कॉपी करेगा और S3 में डालेगा। मैं एक और बता देता हूँ जिनको आइडिया नहीं हो उसके बारे में। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यूज करूँ कॉपी कमांड, ठीक है, CP कमांड, AWS S3 CP, तो जो आपका ये सोर्स कोड है, मतलब यहाँ पे आपकी फाइल्स है बहुत सारी। ठीक है, और ये आपका AWS का S3 बकेट है। तो क्या होगा, जब आप कॉपी कमांड यूज करते हो तो आपकी सारी फाइल कॉपी होगी S3 के अंदर। आप बोलोगे सर फाइल अगर ऑलरेडी पड़ी हो तो भी कॉपी होगी, कॉपी होगी, और क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग फाइल है वो ओवर रिटर्न हो जाएगी, ओवरराइड हो जाएगी। ठीक है, बट अगर आप सिंक यूज करते हो तो सिंक चेक करता है कि अगर फाइल के साइज में कुछ चेंज हुआ है या फिर फाइल कब लास्ट मॉडिफाई हुई है, उन्हीं फाइल को पिक करेगा और उन्हीं फाइल को जाके S3 में अपलोड करेगा। ठीक है, बट क्वेश्चन ये आता है, कभी कभी क्या होता है, मान के चलो कि आपके गिटहब में आपने 4 फाइल क्रिएट करी, 1 2 3 4। अब आपने क्या करा, AWS S3 सिंक कमांड चलाया, तो ये चारों फाइल तो यहाँ पे जाके स्टोर हो गई S3 के अंदर। ठीक है, अब कल को एक रिक्वायरमेंट आया कि भाई मुझे ये फाइल नहीं चाहिए, तो आपने इसको यहाँ से डिलीट कर दिया, बट वो फाइल तो अभी भी S3 के अंदर पड़ी है। अब आप नेक्स्ट डिप्लॉयमेंट करोगे बाय यूजिंग सिंक कमांड, तो सिंक कमांड क्या चेक करेगा, इस फाइल में कुछ चेंज हुआ है नहीं, इसमें कुछ चेंज हुआ है नहीं, इसमें कुछ चेंज हुआ है नहीं, तो ये कुछ भी कॉपी नहीं करेगा, ये बोलेगा ऑलरेडी पड़ा हुआ है, बट आपकी ये फाइल भी S3 में पड़ी हुई है और वो एक्सेस हो जाएगी अगर वो EC2 में चल गई तो। अब आप चाहते हो यार ये फाइल तो यहाँ से हट गई, तो ये फाइल यहाँ से भी हटनी चाहिए। तो सिंक कमांड के अंदर एक ऑप्शन होता है विच इज कॉल्ड हाइफन हाइफन डिलीट। तो वो क्या होता है, वो ये बोलता है कि मैं सिंक करके रखूंगा आपके सोर्स कोड को और S3 को। जो फाइल आपके S3 में नहीं है उसको निकाल दूंगा, नहीं जो फाइल आपके सोर्स में कोड में नहीं है उसको मैं S3 से भी निकाल दूंगा। ठीक है, विच कमांड इज द सिंक कमांड। ठीक है, तो आपकी मर्जी, आप कॉपी यूज करो, अगर आपको कॉपी लग रहा है इजी, कॉपी यूज करो। सिंक यूज करना है, सिंक यूज करो, कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू, राइट। मैं रिकमेंड करूंगा सिंक यूज करो अगर आप फाइल्स कॉपी कर रहे हो तो मैं यूज कर रहा हूँ AWS S3 सिंक। जितनी भी फाइल्स हैं इस सोर्स कोड में, उन सारी फाइल्स को कहाँ भेज दो, मेरे बकेट के अंदर। मेरे बकेट का नाम क्या है, मेरे बकेट का नाम है ये। तो क्या करूंगा, यहाँ से मैं प्रॉपर्टी पे जाऊंगा। ओके, मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मेरे जो बकेट का नेम है वही कॉपी कर लेता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, ये AWS CLI कमांड्स के बारे में आपको पता होगा क्या ऐसे लिखते हैं, अगर नहीं पता तो मैं बता दूंगा एक बार अगर कभी अलग से सेशन बना के। और मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, हाइफन हाइफन डिलीट। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि जितनी भी फाइल्स इस रैपो में पड़ी है सारी फाइल्स को उठा के फेंक दो, कहाँ पे S3 के अंदर। अब मैं यहाँ पे करता हूँ कमिट चेंजेस। जैसे मैंने कमिट किया चेंजेस, हमारा जो गिटहब एक्शन वर्क फ्लो है वो ट्रिगर हो गया होगा। ठीक है, हम चलते हैं एक्शन में। ठीक है, ये देखो ट्रिगर हो गया, ये रन हो रहा है, अभी एक्सेस मिला। ये क्या पोस्ट इसने क्या करा, ये देखो ये चेकआउट किया। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ जाके, तो देखो ये कर दिया अपलोड। इसने सारी फाइल्स को कहाँ पे अपलोड कर दिया, S3 के अंदर। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, पहले हमारे पास कोई फाइल नहीं थी, अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो देखो आ गई ना सारी फाइल, आपका index.html भी आ गया।
ठीक है। पर क्वेश्चन ये है कि सर ये डॉट गिटहब, ये डॉट डॉट गिट और डॉट गिटहब क्या हमको चाहिए नहीं होता, राइट? ये सब जरूरी नहीं है फाइल्स, राइट? जैसे गिटहब के अंदर वर्कफ्लो नहीं चाहिए मुझे, ठीक है, ये नहीं चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, उसके लिए भी एक अलग से कमांड है, या तो आप उस फोल्डर को रिमूव करते हो या उसको इग्नोर में डाल दो। ठीक है, तो आपकी जो फालतू की फाइल्स है वो कॉपी तो होगी, बट वो वहां पे नहीं जाएगी, इस S3 के अंदर नहीं आएगी, जो डॉट गिट हो गया, गिटहब हो गया, ठीक है, ये सब नहीं आएगी। बट मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ कि कैसे आप कॉपी कर सकते हो। तो यहाँ तक तो हमारा काम हो गया कि हमारा जो कोड था वो S3 तक तो आ गया, ठीक है, सक्सेसफुली, बाय यूजिंग व्हाट, बाय यूजिंग OIDC प्रोवाइडर, विच इज वेब आइडेंटिटी फेडरेशन। सो गाइस, यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। इसके बाद एक और पार्ट बनेगा जिसके अंदर मुझे EC2 लॉन्च करना पड़ेगा, वहाँ पे मुझे वेब सर्वर डालना पड़ेगा, ठीक है। और S3 में तो कोड आ गया, बट S3 से EC2 में कोड कैसे जाएगा, उसके लिए एक सर्विस है विच इज कॉल्ड SSM, ठीक है, जिसका मैंने परमिशन दिया है मेरे रोल को। किसका परमिशन दिया है मैंने? मेरे रोल को दिया है। तो वो क्या करेगा, वहां से हम क्या करेंगे, SSM सर्विस को यूज करेंगे। SSM सर्विस क्या करेगा, एक कमांड रन करेगा हमारे लिए, S3 से फाइल उठा के डाल देगा EC2 के अंदर, दैट्स इट, ठीक है। तो ये मैं कवर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तो कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताओ कैसा लगा वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना। टिल देन, बाय गाइस, टेक केयर। अच्छा, जब आप ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर रहे हो तो आप परमिशन हमेशा लिमिटेड परमिशन देना, ठीक है, लिमिटेड परमिशन। सो गाइस, बाय, टेक केयर।